अस्सलामुअलैकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 12 बजे फीफा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा, जिसमें अर्जेंटाइन और क्रोएशिया की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। इस वक्त पूरी दुनिया इस इंतजार में है कि फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाने वाली 4 टीमों में से फाइनल का मार्का कौन मारेगा। एक जानिब फीफा वर्ल्ड कप का मेला उरूज पर है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान में सियासी मेला भी जोर शोर से जारी है। हुकूमत और ऑपोजिशन एक दूसरे को लथाड़ने के लिए लंगोट कसे हुए हैं और उनकी इस धींगा बुश्ती में अवाम बेचारे फुटबॉल बने हुए हैं। नाज़रीन, सियासत मुफादात की सोच का नाम है। शायद यही वजह है कि इक़्तिदार में आने वाले सियासतदान अपने हिसाब से कवानीन मुरत्तब करते हैं। वक्त बदलता है तो तरजीहात बदल जाती हैं, हुकूमतें बदलती हैं तो कवानीन बदल जाते हैं, ज़रूरत पड़े तो आइन भी बदल दिया जाता है। वादे, बयानात, मंशूर, नजरिए और ख्यालात सब के सब बदल दिए जाते हैं। इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से नैब कवानीन में की गई तरमीम को लेकर तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट गई हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम उस असेंबली ने की है जो मुकम्मल ही नहीं है और इस नुक्ते पर हमें कोई कानून नहीं मिला कि नामुकम्मल असेंबली कानून साजी कर सकती है या फिर नहीं। बेंच में मौजूद जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि नैब तरमीम से फायदा सिर्फ तरमीम करने वालों को ही हुआ है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि क्या ऐसी सूरत हाल में अदलिया हाथ बांध कर तमाशा देखे। उन्होंने रिमार्क्स देते हुए कहा कि बादी नजर में नैब तरमीम को बगैर बहस के जल्दबाजी में मंजूर किया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस खदशे का इजहार भी किया कि नैब तरमीम के बाद अब जो रैंकिंग जारी हुई उसमें पाकिस्तान यकीनन 100 नंबर नीचे जा चुका होगा। नाजरीन, वजीर आजम पाकिस्तान बल्कि यूं कहें कि खादिमे आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज, जो कि 2018 से मुल्क से बाहर थे और यहां की अदालतों ने उन्हें इश्तिहारी करार दिया हुआ था, वो न सिर्फ वापस पाकिस्तान आ चुके हैं बल्कि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज 14 दिन की जमानत भी मिल गई है। ये एक मिसाल है। यहां तो दर्जनों अफराद को नैब तरमीम के बाद रिलीफ मिला हुआ है। गुज़श्ता हफ्ते नैब ने बहावलपुर अराजी केस को लेकर वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ जारी इंक्वायरी बंद कर दी, बल्कि गवर्नर पंजाब मियां बलीगुर रहमान और विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ भी 2 इंक्वायरियां बंद कर दी। पीडीएम की हुकूमत रवां बरस 11 अप्रैल को कायम हुई थी और इसी माह 19 अप्रैल को काबीना ने हल्फ उठाया था, जिसके ठीक 2 महीने बाद नैब कवानीन में तरमीम कर दी गई। नैब कवानीन में होने वाली 27 तरमीम के बायस वजीर आजम शहबाज शरीफ से लेकर वुज़रा और अफसरान के करप्शन केसेस ठप होकर रह गए हैं और एक के बाद एक केस बंद होना शुरू हो गया है। गुज़श्ता 8 माह में नैब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ साफ पानी केस समेत रमजान शुगर मिल्स केस, मरियम नवाज के खिलाफ एवन फील्ड रेफरेंस, एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ यूएसएफ फंड्स रेफरेंस, सलीम मांडवीवाला और एजाज हारून के खिलाफ किडनी हेल्थ रेफरेंस, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब अब्बासी के खिलाफ करप्शन रेफरेंस, मौजूदा स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर मंसूबे समेत 6 केसेस, पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद समेत इसहाक डार और मुख्तलिफ सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात, ब्यूरोक्रेट्स के खुर्द बुर्द के केसेस, मजारबा केसेस, फ्रॉड केसेस, हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ केसेस समेत मुतादिद सियासतदानों के खिलाफ करप्शन के 50 मेगा रेफरेंसेस अदालतों को वापस कर दिए गए हैं। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत ने आते ही कहा था कि हमें मुल्क बचाने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे और लगता भी यूं ही है, वो मुश्किल फैसले कर रहे हैं। वो मुश्किल फैसले वजारतें बांटना और अपने करप्शन केसेस खत्म करना है, क्योंकि अवाम को तो किसी की तरफ से भी रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा, बल्कि महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इसीलिए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब शोर मचाते नजर आते हैं कि ये NRO 2 है, क्योंकि मुल्की हालात संभालने के लिए हुकूमत ने जो मुश्किल फैसले किए हैं
उनसे हुक्मरानों के लिए आसानियां पैदा होती चली जा रही हैं, करप्शन केसेस बंद होते जा रहे हैं, मगर आम लोगों की जिंदगियां मजीद अजीरन होती जा रही हैं। और इन्हीं नैब तरमीम को मद्देनजर रखते हुए नैब तरमीम केस की समाअत के मौके पर एक बार चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पूछा था कि कोई रह तो नहीं गया कि जिसे नैब तरमीम से रिलीफ ना मिला हो। आज हम अपने मेहमानों से पूछेंगे कि कोई रह तो नहीं गया कि जिसे रिलीफ ना मिला हो। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नवाज से अली गौहर बलोच, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब हमें ज्वाइन करेंगे कुछ देर में, और सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट शोएब शाहीन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। सबसे पहले मैं अली गौहर साहब आपकी तरफ आती हूँ। आप लोगों ने उजलत में इस एक्ट में तरमीम तो कर ली, और जो रिमार्क्स हैं आज अदालत के वो भी आपके सामने हैं। अगर कहते हैं तो मैं आपको पढ़ के भी सुना देती हूँ। उनमें से एक मैंने मार्क करके रखा हुआ है कि उन्होंने कहा, जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि नैब तरमीम से फायदा तो सिर्फ तरमीम करने वालों को ही हुआ है। उन्होंने कहा कि नैब तरमीम की हिदायत करने वालों को ही असल फायदा पहुंचा है। मुझे बताएं, आप लोग सस्टेन कैसे करेंगे इसके बाद? क्या ये नैब का जो एक्ट और उस पर तरमीम है ये सस्टेन कर पाएंगे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने बड़ी जो है वो तफसील के साथ गुफ्तगू की है, और जाहिर है मैं समझता हूँ कि ये इसमें जो आपने बात की है वो आपने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू इंट्रो में दिया और आपका नुक्ता नज़र है, लेकिन आपने तस्वीर का सिर्फ एक रुख जो है वो देखने वालों के सामने रखा है और सुनने वालों के। तस्वीर का दूसरा रुख आपने नहीं दिखाना चाहा। अच्छा। देखें, ये नैब वो इदारा है जो कि एक डिक्टेटर के दौर में बना था, और उसमें जो जिस किस्म के कवानीन बनाए गए थे, इसमें से मोस्टली वो कवानीन हैं जो कि बुनियादी इंसानी बुनियादी हकूक़ की ही खिलाफ है। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको यहाँ पर एक रेफरेंस कोट करूँगा, जो कि वो तो खैर बड़ा तफसीलन उसके पॉइंट थे, वो कोई एक नहीं, वो तो कई एक पॉइंट थे। जब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की बेल हुई थी तो उसमें जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए थे उस बेल के केस में कि नैब एक ऐसा इदारा है जिसको ताकत के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नैब एक ऐसा इदारा है जिसको पार्टियां तोड़ने और बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नैब एक ऐसा इदारा है जिसको लोगों को वफादारियां बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों के पास माशाल्लाह से अली गौहर साहब ये मौका दूसरी दफा आया है। पीपल्स पार्टी कहती रही आप लोगों को आ जाएं तरमीम कर लें, आपने तब नहीं की, अब कर रहे हैं तो इसको मुकम्मल खत्म कर दें। अब्बासी साहब इसके खिलाफ बोल चुके हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक इसके खिलाफ है, तो फिर आप लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं? देखें, बात यह है कि जिस वक्त ये लाया गया, जिस वक्त ये अमेंडमेंट्स लाई गई, इन अमेंडमेंट्स पर पीटीआई के अपने दौर में बेशुमार इनके लोग जो हैं वो असम्बली में नैब तरमीम के हक में तकारीर कर चुके हैं, अपनी राय दे चुके हैं। वकला बरादरी से बेशुमार लोग ऐसे हैं जो ये समझते थे कि ये जो नैब है ये इंसानी बुनियादी हकूक़ के बेशुमार, मैं ये नहीं कहता कि सारी क्लॉजेज, लेकिन बेशुमार ऐसी क्लॉजेज थी जिनका मकसद एहतसाब करना नहीं था, जिनका मकसद जो है नैब को अगर एहतसाब करना नहीं था तो जब आप लोगों ने तरमीम की है अक्टूबर में, आपने मनी लॉन्ड्रिंग बाहर निकाल दी, फिर आप लोगों को कुछ याद आया कि शायद इमरान खान साहब के मनी लॉन्ड्रिंग के केस खुल जाएं, आप लोगों ने वापस उसको ऐड ऑन कर दिया। तो ये बात आप लोगों को तब दानिस्ता तौर पे की आप लोगों ने, या वाकई मासूमियत में कर गए? नहीं, देखें, इसमें जो है जिस तरह से मैंने कहा कि हर मकातब फ़िक्र के लोग, ये वही नैब का इदारा है ना जहाँ पर उस्ताद जैसे मुकद्दस लोगों को भी हथकड़ियाँ पहना कर अदालतों में, कुछ सिर्फ सियासतदान तो नहीं है, आपको पता है कि यहाँ पर सिविल सर्वेंट्स ने खुदकशियाँ भी की हैं नैब के अंदर। 90 दिन का जिस्मानी रिमांड, बेल्स का ना मिलना। फॉर एग्जाम्पल, अगर फरवा वहीद के ऊपर एक झूठा मुकदमा बन जाए नैब का, वो तो फिर आप पूरी जिंदगी, अगर आपको आजादी मिल भी जाए, अगर 90 दिन के रिमांड नहीं, डिबेट अगर आज आपका निजाम तो नहीं ना खत्म कर सकते। फरवा वहीद
फरवा वहीद साहब का निजाम नैब का इदारा तो मौजूद है, इसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं। अब अदालत में केस पीटीआई वाले लेकर गए, हाँ जाहिर है हर किसी को हक हासिल है, ये भी आर्गो करेंगे, हम भी करेंगे, अदालतों के फैसलों का हमेशा एहतराम किया है। लेकिन नैब के ऊपर अदालतों के जो रिमार्क्स आए वो भी मैंने आपको बताया, जो वकला बरादरी की तरफ से फीडबैक आया वो बताया, जो पॉलिटिशियन की तरफ से आया वो बताया। लेकिन मैं इसमें एक जरूर गुजारिश करूंगा, 90 दिन के जिस्मानी रिमांड्स, अकाउंट्स का मुंजमद कर देना, अगर इस चीज में बेगुनाह बंदे आ जाएं और उनको 3-3 साल जेलों में रहना पड़े। शोएब शाहीन साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है अली गौहर साहब की, आज आपने अदालत का मूड भी देखा है। ज़ाहिर है ये रिमार्क्स होते हैं, फैसला तो होता नहीं है, लेकिन रिमार्क्स बहुत हद तक आपको मूड बता देते हैं। मुझे बताएं कि क्या कोई चांस है कि ओवर रूल हो सकता है ये, या ये सस्टेन कर पाएगा जो इन्होंने तरमीम की एक्ट में? देखिए मैम, पहली बात तो ये है कि ज़ाहिर सब जुडिस मैटर है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, हम कोई हतमी राय तो कायम नहीं कर सकते। लेकिन जो कुछ चीज़ें जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है या जो साबका नज़ीरें मिलती हैं या साबका प्रेसिडेंट्स मिलती हैं, उसके हवाले से अगर आप देखें, एक बात तो कोर्ट ने पहले दिन से बड़ी वाज़ेह तौर पर कही है कि जो पर्सन स्पेसिफिक लॉ होता है, इसमें बाज़ मोहम्मद काकर की जजमेंट है। आपको याद होगा कि जब पीपल्स पार्टी का ज़माना था और उन्हें कंटेम्प्ट लॉज को अमेंड कर दिया था, तो पूरा वो कंटेम्प्ट लॉ चैलेंज हुआ बाज़ मोहम्मद काकर की जजमेंट में। और इसके अलावा भी कई केसेस हैं जिसमें पर्सन स्पेसिफिक लॉ जो होता है उसको सेट असाइड कर दिया जाता है मेयरली ऑन द ग्राउंड बिकॉज दैट इज वायलेटिव टू द प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो लिहाजा इसके जो बेनिफिशरीज हैं सबसे ज्यादा इस वक्त जो पीडीएम की जमातों के सरबराहान हैं या उनके वज़रा हैं या उनके जो उनके लीड पार्टी लीडर्स हैं। तो एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि आते साथ ही इन्होंने दो काम किए थे। सबसे पहले ये कि नैब लॉज को अमेंडमेंट किया और साथ ही ईसीएल से अपने नाम निकाल दिए, और जो मेगा करप्शन केसेस थे वो सारे के सारे आप वो वापस हो गए और वो रेफरेंसेस जो जमा थे वो भी वापस हो गए। तो नेचुरली ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ था। आप देखें, मिसाल के तौर पर मैं एक देता हूँ, मसलन सेक्शन 14 को इन्होंने ओमिट कर दिया। सेक्शन 14 ये था कि अगर आपके नोन सोर्सेज से ज्यादा आमदनी है और आप पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हो तो आपको ये साबित तस्वुर किया जाएगा कि आप इसमें करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं अनटिल एंड अनलेस कि आप उसको खुद साबित करें। ये नैब साबित नहीं करेगा कि जनाब आप करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं। अब इन्होंने उसको उल्टा कर दिया। अब ज़ाहिर नोन सोर्सेज आपके पास आमदनी है, ये नैब जाए साबित करे कि जी आपने करप्शन के जरिए बनाए हैं। और मसलन एक और मैं आपको बताता हूँ, ये ओनस जब शिफ्ट हो गया तो सारी चीजें बदल गई। सेक्शन 14 मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। फिर सेक्शन 15 का प्रोविजो एक था कि अगर आपने इल गॉटन मनी वापस कर दी है, फ्री विल के साथ भी आपने वापस कर दिए, पैसे दे दिए, तो भी आप एक सर्टेन पीरियड के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे टू होल्ड द पब्लिक ऑफिस। अब यहाँ से वो खत्म हो गया। यानी अगर कोई बंदा करप्शन का पैसा खा ले, बाद में पता चल जाए या पकड़ा जाए और वो इल गॉटन मनी वापस कर दे, तो वो डिस्क्वालीफाई तस्वर नहीं होगा, वो चेंज कर दी। और इसी तरह जो सबसे इंपॉर्टेंट और है, बहुत सारी और है, लेकिन बेनामीदार को चेंज कर दिया। अब बेनामीदार का है, पहले ये था कि आपने अगर बीवी बच्चे या आपने किसी बंदे के नाम अगर प्रॉपर्टी रखी हुई है तो उसकी भी छानबीन होती थी, अब वो भी उसको भी चेंज कर दिया गया है। अब साथ ही देगा शोएब साहब, इस पे ज़ाहिर है हम आप बात कर रहे हैं कि रिलीफ मिला, तो बाबर अवान साहब को भी रिलीफ मिला है। मैं सदाकत साहब आपकी तरफ आऊंगी। आप लोग इस एक्ट में तरमीम के खिलाफ गए हैं, ठीक है सर, उसको भी डिस्कस कर रहे थे। पीटीआई गई है, कोर्ट में गई है और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में गई है। आप लोग बेहतर नहीं था कि असेंबलीज में बैठ जाते और फिर जब ये बिल पास हो रहा था तब आप शोर शराबा मचा लेते या उसके खिलाफ बिल ले आते, या जब आप असेंबली में बैठे होते तब आप जाते सुप्रीम कोर्ट, क्या उसका इम्पैक्ट बड़ा ना होता? जी फरवा साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो के लिए बुलाया। आप बड़ी सादी बात, यहाँ पूरे क्रिमिनल ग्रुप्स हैं जिनको पूरी तरह ये एक बड़े रिजीम चेंज प्लान में उनको एनआरओ दिया गया, और ये जो आज का कानून बाकी बच गया, ये तो समझें कि ये व्हाइट कॉलर क्राइम को साबित करना वैसे ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो लोग करप्शन करते हैं थोड़ी को रसीदें देते हैं या कोई चेक देते हैं या कोई कैश देते हैं, इसको तो साबित करना वैसे ही मुश्किल है। अभी जो शाहीन साहब ने बात की, शोएब साहब ने, कि जी इन्होंने वो एसेट बियॉन्ड मींस का निकाल ही दिया कि अगर कोई आदमी करप्शन करता है तो वो, अब तो ये नैब का काम है कि साबित करें। और आपको पता है कि कानून भी ये है, आइन भी ये कहता है कि कोई पर्सन स्पेसिफिक
कानून में तरमीम नहीं हो सकती। अब मैं आपको मिसालें देता हूं कि जी बाहर से जितनी एविडेंस थी वो नहीं आएगी, उसका मतलब है कि जितने मरियम साहिबा के कतरी खात थे या जितना उनके वहां पे असासे थे वो सारे अब उससे ये निकल गए। उसके अलावा था कि जी एसेट की डेफिनेशन अब वो सर, पुरानी उसको जांचने का पैमाना भी तो देखना पड़ेगा ना, कि बाहर से कोई आता है तो ऐसे ही कोई इल्जाम लगा दे, कोई सबूत दे दे, उसको जांचने का पैमाना भी तो होना चाहिए ना। जांचने का पैमाना तो जाहिर है कानून है ना, अदालतें हैं, कोई ऐसी बात तो नहीं है। अब कानून ये है कि जी आप, जैसे मैंने कहा कि नैब ने साबित करना है और सारा ऑनस ऑफ जो उसका ऑनस जो बर्डन ऑफ द प्रूफ आ गया वो सारा नैब पे आ गया। और अगर नैब, ठीक है, लेकिन सर आपने भी इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं। अब मालम जब्बा केस को देख ले, कहां गया है, बिलियन ट्री मंसूबा किधर गया है, बीआरटी का क्या बना। मैं यहाँ पे क्लासिक मिसाल दे दूं आपको कि आप लोगों ने हेलीकॉप्टर के सरकारी इस्तेमाल के लिए पूरा का पूरा बिल ही मंजूर करा लिया, 2008 के बाद उसको लीगल करा दे दिया। तो मुझे बताइए, ये तो क्लासिक मिसालें हैं जो आप लोगों ने की हैं। अब 3-4 आपने बातें की है, मुझे 3-4 का जवाब देने का मौका दें। सबसे पहला जो आपका पॉइंट ये है कि हमने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। जाहिर है हमारे में भी कोई करप्ट एलिमेंट्स तो है ना। जाहिर है पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने दबा के इस मुल्क को पिछले 30 साल लूटा है और बहुत सारे लोग इनके हमारी तरफ भी आए और ये बिल्कुल इम्कान है, मैं इसको रद्द नहीं करता कि मेरी जमात में भी कोई करप्ट लोग होंगे। तो देखें कि पहली बात यह कि पिछले 30 सालों में करप्शन को कौमी एजेंडा बनाया किसने? पीपल्स पार्टी ने या नून ने नहीं। की बात करने वाले हैं आप, वोट इस नाम पे लेकर आए थे। यही मैं बात कर रहा हूं ना। हम इसको इश्यू बनाते हैं, हम कानून को सख्त से सख्त और नैब को मजबूत से मजबूत करने के हामी है ताकि मेरे अंदर भी कोई करप्ट एलिमेंट है उसको ये सजा हो। तो मैं आज भी कोर्ट में इसलिए गया हूं कि ये जो कानून बना है ये सिर्फ करप्ट लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए उस असेंबली में जिसमें कोई ऑपोजिशन नहीं थी, इन्होंने कानून बनाया क्योंकि ये अपना 1100 अरब रुपया माफ करना चाह रहे हैं। आपने खुद अपने इंटरव्यू में बताया कि 50 बड़े केसेस, कुछ ऐसे केसेस हैं जिस तरह के रेंटल पावर के, ये नून लीग चीख के ये इस पे कैंपेन करते रहे और उन्हें पेट फाड़ने थे और गले का। उन्होंने जो तरमीम की है उसमें जाहिर है कोई लिखा तो नहीं हुआ, जाहिर है उन्होंने तो फायदा अगर उठाया है तो पीटीआई के भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे मुंसलिक लोग ऐसे होंगे कि जिनकी जो इस आपकी मैं बात मान लेता हूं। अगर आपने मेरी बतौर पार्टी की बात की है, मैं उन तरमीम के खिलाफ हूं, ये उन तरमीम के हक में। आप देख लें कि मेरे में कोई करप्ट एलिमेंट है, मैं उसकी जिम्मेदारी तो नहीं लेता। बतौर पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान कोर्ट में गए कि इसको इस कानून को खत्म कर दिया जाए, तो मुझे फिर आप गिला तो नहीं दे सकते ना। इसका गिला तो हमने अपना देना है पीपल्स पार्टी नून को, जिन्होंने 30 साल लूटमार भी की और आज अपने आप को कानून के, यानी मैं मिसाल देता हूँ, ख्वाजा साद रफीक पे केस था वो जो उनका आशियाना का, उसमें यानी इन्होंने कानून बना दिया कि बंदे अफेक्टिव जो मुतासरीन की तादाद 100 से ज्यादा हो तो फिर कानून अप्लाई करता है। उसकी वजह क्या है कि उनके 76 लोग थे, उनका केस निकल गया। इसी तरह मरियम साहिबा फारिग हो गई, अपना शाहिद खाकान साहब फारिग हो गए, इस तरह यानी आसफ जरदारी साहब और ये सारे फारिग हुए। तो हमारी अदालत से इस्तदा है बतौर एक पार्लियामेंट के साबिक मेंबर के। ठीक है, मुझे यहाँ पे सदाकत साहब एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापसी पर का जवाब जो है वो अली गौहर से जानेंगे और फिर जो कानूनी पेचीदगियां वो क्या हो सकती हैं, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अली गौहर साहब, आप लोगों का 5 साला दौरे इक़्तिदार और फिर अब आप लोगों को 8 महीने बन गए हैं। इस 8 महीने में आपने ये तरमीम भी कर दी एक्ट पे, तो मुझे बताएं अभी तक रिकवर कितना किया है आपने पिछले 5 सालों के दौर में और अभी? देखिए, बुनियाद पहली तो मैं जवाब दूंगा, सदाकत अब्बासी साहब ने बड़ा भाषण दिया है। मतलब है कि सूरत हाल ये है कि जिन लोगों की करप्शन की ये सूरत हाल है कि जिनका फॉरेन फंडिंग केस इन्हीं के बानी रुकन अकबर एस बाबर साहब लेकर आए और उसके अंदर भी अरबों रुपए की करप्शन और वो 14 खुफिया अकाउंट्स और वो पैसा जो कि मतलब है कि ऐसी ताकतों के जरिए भी आया, ऐसे मुमालिक के जरिए भी आया जो कि पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं। तो ये तो इनका किरदार है कि वो अरबों रुपया, और उसके लिए जब FIA अब इंक्वायरी कर रही है तो स्टे ऑर्डर लेने के लिए अदालतों के पास जा रहे हैं। फिर इनका किरदार ये है कि इन्होंने एक एहतसाब का इदारा न्याजी साहब ने पिशावर में खोला था, आपको याद है, KPK में, अपने ही बनाए हुए इदारे, जब उन्हीं के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ रिपोर्ट पेश की कि यहां पर करप्शन हो रही है, तो वो फिर खान साहब ने वो सिरे से इदारा ही खत्म कर दिया, उसको ताला लगा दिया। आज तक ये नहीं पता चला कि उसकी चाबियां किधर फेंकी है।
फिर मोहतरम इधर फरमा रहे हैं जो सबसे बड़ा भाषण दे रहे हैं कि हमारी पार्टी में, भाई आपकी पार्टी में तो सबसे बड़ा करप्शन का सरगुना इमरान अहमद नियाज़ी खुद है, और फरा गोगी के जरिए आप करप्शन करने वाले, और जिसका जो वो पैसा चोरी करके जो वो बुशरा बीबी तक पहुंचाया जाता था, बुशरा और उस फरा नहीं, मेरी गुजारिश सुने ना, उस फरा गोगी को एनआरओ देने के लिए, उसको अरबों रुपए हदम करवाने के लिए मुल्क से फरार भी करवाया, और उसका परवेज इलाही के जरिए जो एंटी करप्शन में मुकदमात है वो भी खत्म करवाए। ठीक है, ये इनका किरदार है। बाकी इनकी चोरी के जिस तरह से आपने किस्से गिनवाए हैं, वो आटा चीनी के अंदर इन्होंने अरबों का खांचा लगाया, वो मेडिसन के ऊपर जो चोरी की थी, मतलब है कि वो अद्वियात के रेट बढ़ा के उसके ऊपर जो खांचा लगाया था, फिर रिंग रोड के चर्चे, ये अपने आप को गंगा, मतलब एक घड़ी चोर। आप तो देखे ना गली ठीक है सर, ये मैं चार्जशीट आप आगे सदाकत साहब को दे देती हूं, मुझे सिर्फ सवाल का जवाब दे दें। रिकवरीज कितनी की सर? देखे रिकवरीज होंगी, अभी तो केस अभी तो म्यूजिक शुरू हुआ है को आपको पिछले 5 सालों में नहीं होंगी, करेंगे, ये गाकी वाली तो सारी सियासत है सर। आपके प्रोग्राम के फरवा नहीं, एक सेकंड मैं आपको बताऊं कि एक इनका जो इमरान नियाज़ी साहब ने वो फॉरेन फंडिंग केस में एक इनके चपड़ासी हैं, उन अकाउंट खोले अपने साइनों के जरिए उनके अकाउंट खोले। चले मैं यही क्वेश्चन आगे ये सर से पांव तक इमरान अहमद नियाज़ी एंड कंपनी अली गौहर साहब ने सुना दी है, लगा दी है। आप भी यकीनन इसका जवाब तो देंगे, लेकिन मेरा सवाल यही है कि वाकई आप लोगों के दौर में आपने मकसूद चपड़ासी की निशानदेही कराई, आप लोगों के दौर में करप्शन केसेस की निशानदेही कराई गई, बेनामी अकाउंट और सब कुछ चीजें, लेकिन आप लोगों ने भी निकाला कुछ नहीं। देखिए बात ये है कि दो चीजें जो हैं वो, गौहर साहब मैंने सदाकत साहब से सवाल किया, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी, बिल्कुल आऊंगी सदाकत साहब, मैं आपकी तरफ ही आऊंगी इसके बाद। अच्छा, अली गौहर साहब ने जो बातें की, हमारी करप्शन गिनवाई, चले मैं मान लेता हूं आपके सारे इल्जाम ठीक है, तो भाई कानून तो आप खत्म करना चाह रहे हैं, मैं तो नहीं खत्म करना चाह रहा। मेरे किसी ने भी करप्शन की है तो सख्त से सख्त कानून बना के उसको सजा दें। तो यहां से आपकी और मेरी नीयत वाजे है। मैंने आपके करप्शन के केसेस गिनवाए, जो 50 केसेस आपने माफी दी, आपने मेरे 5 केसेस गिनवा दिए, चले ठीक है। अब अगली बात पे आ जाते हैं, चले जी आपने मेरे पे इल्जाम लगा दिया, मैंने आप पे इल्जाम लगा दिया, लेकिन नैब का कानून कौन खत्म करना चाहता है? आपका मैं अगर कानून रखना चाहता हूं तो अगर मेरे किसी आदमी ने करप्शन किया तो कल वो पकड़ा जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको जहां बिठाया गया, मेरे अपनी बारी पे बताइएगा कि 8 महीनों में आपने अवाम पाकिस्तान को क्या चीज दी। आपने मईशत में डॉलर हमारा 178 रुपए का था, आपने कहा था आप नीचे लेके जाएंगे। आप मुझे बताएं डॉलर आज कहां पे है? महंगाई उस वक्त 12% बातें होंगी। मेरा आपसे सवाल भी वहीं पर है, आपने भी इल्जामात की सियासती की है। नवाज शरीफ साहब केस में गए, फिर बाहर भी आप लोगों की हुकूमत में गए, फिर जो कोई रोया कैबिनेट में वो भी आपको पता है। तो आप लोगों ने कितनी रिकवरी की, आप बता दें 4 सालों में। देखिए, मैं बिल्कुल ये आपका सवाल और आपका इल्जाम अपने सर और अपनी पार्टी के सर लेता हूं कि हमें नैब के मामलात में और करप्शन को की सरकोबी के मामलात में और केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में हम कामयाब नहीं रहे। लेकिन इससे ना हमारा रिजॉल्व कम हुआ है, ना हमारी कमिटमेंट कम हुई है। लेकिन ये जो आज कहते हैं ना हमने बड़ी सियासी कीमत अदा की है, सियासी कीमत यही है, सियासी कीमत यही है, नहीं सियासी कीमत यही है कि ये पब्लिक के सामने बिल्कुल एक्सपोज होके बैठे हुए। आज ये जो उन्होंने नैब का कानून तब्दील किया, मेरा ख्याल है पाकिस्तान का बच्चा इवन नून लीग के जो अपने बच्चे हैं घरों में, इनके जो जवान हैं, वो सब समझते हैं कि ये सब एक माफिया को बचाने का प्रोसेस है। मैं मानता हूं कि इनको हमें बहुत तेजी से हमारे केसेस कंक्लूड होने चाहिए थे, जो हमने नहीं हुए, वो निजाम की भी कमी थी। उस पर सर खान साहब तो कहते थे नैब मेरे कंट्रोल में नहीं थी, नैब तो कोई और चला रहा था। यही मैं कह रहा हूं ना, पहले लेकिन नैब कंट्रोल में थी, बाद में नैब कंट्रोल से बाहर हो गई। नहीं, देखें बहुत सारे मामलात हैं जहां बहुत सारे ऐसे इदारों में लोग थे। ठीक है, लेकिन सर आप ही के दौर में जो है वो मार्केट वैल्यू रेट लागू किया गया था। आप ही के दौर में ये भी शिकायत थी कि कोई भी ब्यूरोक्रेट अगर कुछ ले रहा है, कर रहा है, तो आप उसको काबीना से, रेगुलेटरी अथॉरिटी से पास करा सकते हैं। तो ये काम भी तो आप ही के दौर में हुए थे ना। देखें, 2 चीजें, एक हमने ब्यूरोक्रेट्स पे और एक हमने प्राइवेट बिजनेसेस पे
हमने थोड़ा सा रिलैक्स इसलिए किया था कि इकोनॉमी का भी निज़ाम चले, और ब्यूरोक्रेट्स फाइलों पे साइन इसलिए नहीं करते थे मेगा प्रोजेक्ट्स के कि जी हमें बाद में करप्शन में उठा लिया जाएगा। हमें ये नहीं कहता कि नैब बिल्कुल ही क्लियर था, नैब में बेहतरी होनी चाहिए थी, लेकिन अगर नैब के 50 बड़े मुल्जिम बैठ के और उसमें जो 60% वो लोग हैं जो जमानतों पे आए हुए हैं, जो जेल का माल है, वो बैठ के कानून तब्दील करेंगे। ठीक है, लेकिन रेफरेंस दायर हुआ है, यहाँ से पकड़ लेना, वहां से 90 दिन के लिए रिमांड पर लेके जाना, ये भी समझ से बालातर था। तो मैं सर आपकी तरफ आऊंगी, शुभ साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। हम नैब का इदारा बना चुके हैं, बल्कि हमने 1999 में बन चुका था, तो क्या इसको हमने अकाउंटेबिलिटी के लिए? एक मिनट मुझे जुमला बोले दे। जी जी। आज जज साहब ने बड़ा वाजे कहा है कि कानून बनाने वाले वही हैं जो अपना फायदा लेना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है अदालत की डायरेक्शन आपको समझ आ गई। चलिए सदाकत साहब, फिर मुझे यहाँ पे जवाब दे दिया, अगर अदालत ओवर रूल नहीं करती, अगर अदालत ओवर रूल नहीं करती है तो फिर आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है? अगर आपको कहते हैं, राह दिखाते हैं कि ये आप वापस असेंबलियों में जाके इसको कर लें, फिर क्या करेंगे आप लोग? देखें ना 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 असेंबली में हम वापस जाएंगे सिर्फ इस्तीफा देने के लिए, दोबारा कंफर्म करने के लिए। हम जद्दोजहद करेंगे अवाम पाकिस्तान के सामने, और मुस्लिम लीग नून के जो घर में जवान बच्चे बच्ची हैं उनको समझाएंगे कि देखें कैसा इन्होंने मुल्क को लूटा है। और इंशाल्लाह बड़ी शुभ शाहीन साहब, आपसे सवाल ये है कि नैब का इदारा जिसको हर दौर में इस्तेमाल किया गया, जिसको हर दौर में, मैं सवाल कर लूं सर, जिसको हर दौर में इस्तेमाल किया गया, मैं ये कह रहा हूं कानून को तब्दील करेंगे इंशाल्लाह। ये वादा है। मुझे बताएं कि इदारा अकाउंटेबिलिटी के लिए है या पॉलिटिकल विक्टिम बनाने के लिए है? देखिए फरवा, पहली बात तो ये है कि अदालतों में ये बातें टाइम एंड अगेन ये डिस्कस हुई हैं। परवेज मुशर्रफ साहब के जमाने में नैब के लॉ को मिसयूज किया गया और सब्सिक्वेंटली भी कई दफा मिसयूज हुआ। ये बात नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन कहने का मतलब यह है कि इसका ये मतलब नहीं है कि नैब लॉ को ही खत्म कर दिया जाए। यानी एक कानून जो सही है या उसकी नजर में, उसके नतीजे में अगर आप वाइट कॉलर क्राइम को रोक सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं, बड़े मुजरिमों को हाथ डाल सकते हैं, उनके जरिए आप एहतसाब कर सकते हैं, इतने एहतसाब के सख्त कवानीन के बावजूद अगर करप्शन नहीं रोक सकी, तो क्या अब इन नैब लॉज को बिल्कुल टुथलेस अगर नैब के इदारे को बना देंगे तो फिर व्हाइट कॉलर क्राइम को साबित आप कैसे करेंगे? देखिए अंडर द टेबल जब आप कोई बंदा रिश्वत लेता है तो उसका एविडेंस आमतौर पर नहीं छोड़ता, उसको बड़े टेक्निकल तरीके से उसको एविडेंस उसकी कलेक्ट की जाती है और बड़ी मुश्किल से वो एविडेंस कलेक्ट होती है। तो लेकिन अगर आप उस कानून को ही खत्म कर देंगे तो फिर ना सिर्फ ये कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, बड़े बड़े मुजरिम, बड़े बड़े मुल्जिम जो वाकई इस मुल्क को खा के लूट के भाग गए। लेकिन सर बड़े बड़े एहतराम से आपने ये भी तो नोटिस करना है कि जिस इदारे को आप पाल रहे हैं उसने आपको इन रिटर्न क्या दिया है, क्योंकि नैब के अकॉर्डिंगली उन्होंने 8 खरब और कुछ 86 अरब रुपए की रिकवरीज की हैं जब से उसका कयाम हुआ है, लेकिन जो खजाने में डाले वो 15 अरब रुपए हैं। तो ये भी तो एक सवालिया निशान है ना। देखिए पहली बात तो यह है कि जब जुर्म होता है वो स्टेट के अगेंस्ट होता है, वो सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, उस जुर्म को रोकना हर हाल में जरूरी है, पैसों की रिकवरी सेकेंडरी थिंग है। दूसरी बात यह है कि हमारी विल कहाँ है। पहला आपने देखा एनआरओ आ गया था, उस एनआरओ के नतीजे में सारे के सारे केसेस खत्म हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया था, उस एनआरओ को खत्म किया था। उसके बाद बहुत सारे केसेस का ऐसा था कि जी फाइलें भी गायब हो गई, फिर सब्सिक्वेंटली प्रोसिक्यूटर बदल गए, जाकर के वो कोई केस साबित करना। देखिए बात वही है ना कि आप इन हालात में भी केसेस साबित करना मुश्किल हो गया है। अगर आप उन लॉज को ही बदल देंगे कि जिन्होंने कम से कम वो शिकंजा सख्त करना है। देखिए एज ए नेशन हमें ये पॉलिसी बनानी होगी कि करप्शन को जीरो टॉलरेंस हमें करना पड़ेगा, सारे सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी को इसके लिए उठना पड़ेगा। इसमें मैं, आप, वकील, इदारा, जो जहां जिसकी जिसको अवेयरनेस है वो अपनी ड्यूटी पूरी करे। लेकिन अगर हम अपनी ड्यूटी पूरी करने की बजाय ये कह दें कि चले जी ये इस कानून के जरिए मसलन आप कत्ल के मुजरिम अगर छूट जाते हैं तो उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि कत्ल के मुजरिम की वो जो पीपीसी सेक्शन 302 है वो ही खत्म कर दें। देखिए हमने उसको इम्प्रूव करना है, हमने उसको बेहतर करना है, 90 दिन के रिमांड को कम करना है, वो ठीक है, हम जो उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो जरूर करें। लेकिन ये तो कोई बात नहीं ना कि आप पूरे के पूरे लॉ की ओरिजिन को ही खत्म कर दें, उसकी बेसिस ही खत्म कर दें। अगर आप उसकी बेसिस खत्म कर देंगे तो फिर आप किस लॉ के तहत, या तो इसका कुछ सब्स्टिट्यूट लॉ बनाते
या इसके अंदर कोई ऐसी अमेंडमेंट करते हैं कि जनाब इस इदारे को तो हम खत्म कर रहे हैं, एज ए होल खत्म कर दें। ठीक है, इसी सवाल को शेख साहब मैं चाहूंगी कि अली गौहर का जवाब दे दे, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है वो भी हमारे सामने 140 माशाल्लाह से नंबर है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अली गौहर साहब, आपने शुएब शाहीन साहब का जवाब तो सुना ही है, यहाँ पर मैं ऐड सवाल भी कर देती हूँ साथ के, ट्रांसपेरेंसी के लिए आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा फिगर है वो कोई खास अच्छा नहीं है ट्रांसपेरेंसी के हवाले से, और हम देख रहे हैं रिसेंट में सलमान शहबाज साहब की भी जो केस में उनको अबूरी जमानत मिली है, तो वो भी हम देख रहे हैं कि वो भी रिलीफ मिल रहा है। देखिए, बात यह है कि जितने भी झूठे मुकदमात बनाए गए वो तो पूरे पाकिस्तान को अब पता चल चुका है कि इमरान प्रोजेक्ट किस तरह से लॉन्च किया गया, नैब के ज़रिए किस तरह से उनके सियासी मुखालफिन को दीवारों के अंदर चुनवाने की कोशिश की गई, किस तरह से आरटीएस सिस्टम बंद करके इन वोट चोरों को जो है इक़्तिदार के ऊपर लाकर बिठाया गया, वो किसी ढका छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये भी है कि आजकल एक रिवाज बन गया, टॉक शोज़ में लोग एनालिस्ट के नाम पर किसी पार्टी का बंदा बिठा देते हैं, किसी वकील को बिठा देते हैं ला करके ये न्यूट्रल वकील है, हालांकि वो किसी पार्टी के मेंबर होते हैं, हिस्सा होते हैं। लेकिन चले, हमें उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता, चाहे 3 लोग बैठे हों, दूसरी हमने तो अपनी बात का जवाब देना है। गुजारिश करने का मकसद ये, मैं आपसे 2-3 गुजारिशें करूंगा। नंबर 1 तो आपको पता, मलिक रियाज साहब का आपको किस्सा याद होगा, वो पैसा पाकिस्तान में लाया गया था कि ये पाकिस्तान का पैसा है, और वो पैसा यहां पर लाने के साहब को तकरीबन वापस कर दिया गया, चूंकि जो उन्होंने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक एडजस्ट करवाना तो उसमें एडजस्ट करवा दिया। दैट मीन वो पैसा, वो अरबों रुपया इमरान नियाज़ी साहब ने एक लिफाफा दिखा के कैबिनेट से किससे की बात नहीं है, बात करने का मकसद ये है कि इन लोगों को ना सिर्फ एनआरओ दिया गया, बल्कि इन लोगों को ये भी खुली छुट्टी एनआरओ तो आप लोगों को भी मिल रहा है ना सर, आप लोगों को भी मिल चुका है, एक के बाद एक केसेस बंद हो रहे हैं। आप सलमान शहबाज का मनी लॉन्ड्रिंग केस देख लें, शाहिद खान अब्बासी का एलएनजी केस देख लें, ऐसे इकबाल साहब का देख लें, नारोवाल का केस। सर फरवा गुजारिश सुने ना, ये नहीं है, बात करने दें आप, अगरचे मेरी बात आपको बुरी लगे आप उससे इत्तेफाक ना करें, लेकिन बात सुने तो सही। देखिए, बात ये है कि ये इन लोगों का किरदार है जो पाकिस्तान के सामने है। मुझे बताएं, खातून जज को धमकियां किसने दी? ये तो कहते हैं कि ऊपर से एहतसाब शुरू होना चाहिए। भाई, इमरान नियाज़ी को जो लगाता है, मतलब है कि उसके ऊपर जो कोई जज उसके बारे में तनकीद करे या फैसला करे, वो उसको धमकियां लगाता है सरेआम। जो सहाफी उस पर तनकीद करे उसको कह देता है कि ये लिफाफा सहाफी है। जो वकील उसके ऊपर या सियासतदान करे वो उसको कह देता है ये चोर और डाकू है। मकसद ये है कि नाउज बिल्ला, ये क्या है, ये कोई फरिश्ता है जिसकी बहन चोर, मतलब है कि उसकी जेब के अंदर से क्या निकला था, क्या निकला था? अरबों रुपए अलीमा खान की जेबों से निकले, पूरे पाकिस्तान ने देखा। और ये बंदा हमेशा ये स्टैब्लिशमेंट की मदद से मुल्क के ऊपर मुसल्लत होने वाला लेक्चर देता है दूसरे लोगों को, इसके हवारी देते हैं। सर, आप एस्टैब्लिशमेंट के बगैर नहीं आए, आपके पीछे किसी का हाथ नहीं था। इनकी बहन, बीवियां, गोगी जैसे लोगों को इन्होंने रखा हुआ था पैसा खाने के लिए। आप लोग नहीं आए किसी की मदद के लिए, गोगी जैसे लोगों को रखा हुआ था। करेंगे नहीं, इंशाल्लाह लगे हुए। आप देखें, अभी लगे हुए एक केस खुले ना फॉरेन फंडिंग के, रोज स्टे ऑर्डर के पीछे जाके छुपते हैं। और मतलब अभी कह रहे थे भाई साहब मैं मुस्ताफी एमएनए हूं, और भाई अभी तक आप लोगों ने लॉज रखे हुए हैं। फवाद चौधरी अभी तक सरकारी, तो सर आप बुला लेना, आपके स्पीकर बुला लें, फर्जन काम बीच में से खत्म करें ना। आप लोगों ने भी तो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए। 2 दिन पहले शेख शाहीन साहब, 2 दिन पहले कुक उसका और वो वापस लिए। ये इनका किरदार है, जो घड़ी नहीं छोड़ते, जो अरबों रुपए नहीं छोड़ते। कोरोना का फंड खा गए ये, जो बाहर से चले। ठीक है अली गौहर साहब, मुझे यही सवाल करप्शन पे भाषण दे। सदाकत साहब, आप लोग ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा मूव करने जा रहे हैं। करप्शन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान के अंदर, और वो ओवरकम होना चाहिए। इमरान खान साहब का ये कहना कि परवेज लाई साहब तहलील नहीं करते तो हम इस्तीफे दे देंगे, ये भी ऑप्शन रखी हुई थी आप लोगों ने? आपको मालूम था कि ये होने वाला है या हो सकता है?
अच्छा पाकिस्तान में, आप भी पाकिस्तान में जितना मर्जी आप बूट पॉलिश हुए हैं, तो आप हुकूमत में आप केस बनाएं और पैसे वापस लें, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा इमरान खान को बिठा दिया, आपने किकबैक कितना लिया था ये भी बताया ना बादशाह। अब नहीं, आप बोल चुके आप अपनी बारी उसको फेवर हमने नहीं दी थी, आपने दी थी। नहीं, आपने दी थी ना, बताएं ना क्यों सुधाकर साहब आप जवाब की तरफ आ जाए ना, लेकर दी थी सर जवाब की तरफ, सुधाकर साहब जवाब की तरफ आ जाए। जी दूसरा इन्होंने कहा इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट ने बिठा दिया। भाई एस्टेब्लिशमेंट भी आपके साथ, छोटा मकसूद चपड़ासी का मुल्जम वजीर आला, बड़ा मकसूद चपड़ासी का मुल्जम वजीर आजम। इमरान खान ने 35 इलेक्शन में से 27 आपके इलेक्शन जीते, तो कौन सी एस्टेब्लिशमेंट और कौन सी और इलेक्शन कमिश्नर आपकी मर्जी का बंदा बैठा हुआ। आपको कोई इस बात करते हुए जरा गिरबान में जाके कि वफाकी हुकूमत आपकी, सूबाई हुकूमत आपकी, इलेक्शन कमिश्नर आपका, और भी सारी ताकतें आपकी, अमेरिका भी आपके साथ और यहाँ की ताकतें भी आपके साथ। ठीक है, लेकिन सर ये सवाल आप लोगों पे भी तो उठता है ना कि आप लोगों ने भी तो 4 साल सिर्फ नाम ही दिए हैं, कुछ किया नहीं है। आप लोग जब हुकूमत में थे तब नहीं बताते थे कि कौन हमें काम करने से रोकता है। अगली बात ये कि इस तरह चोरों का जुमा बाजार लगा हुआ है। हर दिन एक चोर आपके और मेरे सामने आके विक्ट्री का निशान बना के जेलों से बाहर आ रहा है। क्या पाकिस्तान के बच्चे देख नहीं रहे कि ये वही चोर हैं जिनको नून लीग चोर कहती रही? सर मैं माजूर से ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चोरों को चाहिए। देख रहे हैं, घड़ी चोरों को, ये चोर लफ्ज जो है इसे हज़फ कर दे सर, के जरिए इसे हज़फ कर दे सर। करप्शन करवाई आपने, फराग गोगी के जरिए गलीतरीन और जो इमरान न्याजी की अली के साथ, ठीक है, अली गौहर साहब, 6 कैरेट की अंगूठियां, 6 कैरेट की अंगूठियां, 6 कैरेट की अंगूठियां, ये ठीक है, मेरा काम है थोड़ा सा आगे कर लेती हूँ। दुनिया आपका चेहरा देख चुकी है, सदाकत अब्बासी साहब, दुनिया आपका चेहरा देख चुकी है। नहीं, इस तरह नहीं, 6 कैरेट की अंगूठियां कि इन लोगों ये बोले, मैंने सारी बातें इनकी सुनी है, ये वही बातें ठीक है सदाकत साहब, इसलिए कि मैं मुझे बात पूरी करने दें। नहीं आप बोलने, मैं तो आपको आईना दिखा रहा हूँ सदाकत भाई, आईना जवान है, जो बच्चे हैं आपको, यार बात करना जरा, आईना सामने रख के बात किया करें। जब आप आईना सामने रखेंगे ना, आपको उसमें घड़ी नजर आएगी, उसमें 6 कैरेट की हीरे की अंगूठी नजर आएगी। अगर आप शीशे के बात करना, ये मुनासिब नहीं है भाई, ये उसमें ब्रॉडशीट केस के कमीशन नजर आएंगे आपको। ठीक है, मेरा ख्याल से मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, आप तब तक पानी शानी पी ले, थोड़ा रिलैक्स करे, मैं भी पानी पीती हूँ, रिलैक्स करती हूँ, फिर वापस मिलते हैं। वेलकम बैक। शुएब शाहीन साहब, मुझे बताइएगा कि सलमान शहबाज साहब का भी केस अब उन केसेस में शामिल हो गया है कि जिसकी उम्मीद है कि इनको भी अच्छा खासा बड़ा रिलीफ मिल जाएगा जैसे कि बाकियों को मिलता रहा है। सवाल ये है कि क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा या हमारे मुल्क में कोई ट्रांसपेरेंसी बेहतर होगी, करप्शन की रोकथाम होगी? देखें जी, पहली बात ये है कि देखें सबसे इम्पोर्टेंट टास्क ये है कि शहबाज शरीफ साहब को, आपने मुझे पिछले पूरी शहबाज को सदाकत साहब, इसके बाद मैं आपके पास ही आने वाली हूँ। मेरी बात देखिए ना, आपने ये शो कंडक्ट कर रही हैं, ठीक है, मैं पूरा वक्त मेरे दरमियान में अली साहब अपनी बात करके मेरी बात, मैं इस सवाल के बाद बिल्कुल सदाकत साहब आपकी तरफ आऊंगी क्योंकि वो मुसलसल खामोश बैठे हुए थे। नहीं उनका कोई, मैं माजरत चाहता हूँ। सर सिर्फ 1 मिनट दे दें। गौहर साहब ने अपनी पूरी बात की है और फिर मुझे आपने, सर आपकी लड़ाई गौहर साहब से है, शुएब साहब से, मुझे बता दें। शुएब साहब को सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, फिर मैं, लड़ाई नहीं है मेरा गिला आपसे है, मेरा गिला आपसे है। ठीक है, मैं आपका गिला सर आंखों पे, सर मैं इसके बाद आपको, सर ठीक है सदाकत साहब। फरवा, पहली बात तो यह है कि जो आपने बातें की हैं, जो क्रॉस क्वेश्चन की है, मेरा ख्याल है कि हमें तहम्मुल मिजाजी से एक दूसरे की बात सुननी चाहिए और बात का जवाब देनी चाहिए और खुल के बातें करें। बेशक आपका पूरा हक है इख्तलाफ करना। देखें, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, एहतसाब के नाम पे जिस तरह जो मुकदमात बनाए गए थे और उसके नतीजे में जो उसका रिजल्ट आ रहा है वो बहुत वहशतनाक है। देखें, निजाम इंसाफ के ऊपर लोगों का ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है। एक शख्स 4 साल एब्सकॉन्डर रहता है, फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ रहता है, वो यहाँ मुल्क में नहीं होता, वो अदालतों को मानता नहीं है, वो यहाँ आता नहीं है और वो 1 फाइन में मॉर्निंग आता है और अगले दिन वो फारिग होके फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर जाते हैं, 4 साल बाद आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर वापस आकर ओथ ले लेते हैं और 1 फाइन मॉर्निंग वो ही इज एक्विटेड फ्रॉम द क्रिमिनल चार्ज।
सिमरन शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का आप देख लें, मकसूद चपरासी फौत हो जाते हैं, डॉक्टर रिजवान को हार्ट अटैक हो जाता है, और एक दो गवाहान भी खत्म हो जाते हैं, और एक गवाह भी सामने नहीं आया, फर्द जुर्म तक आयद नहीं हुई, इतना बल्कि सारा रिकॉर्ड ये सर जो हुकूमतों में थे, ये तो उनका काम था कि उनको पकड़ते ना। अभी हमने देखा है कि हेलीकॉप्टर केस तो उन्होंने पूरा का पूरा करा लिया। परवा मेरी बात सुने, ये हुकूमतों का काम नहीं है, ये इदारे जो जिस मकसद के लिए बने हैं उनका काम है। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर भी अगर जुर्म करे उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, हुसोएवर में भी। अगर इदारे मजबूत हों तो ये कभी भी एक साथ का निजाम बंदे के बदलने से तब्दील नहीं होता। ठीक है, बंदे के बदलने से इदारे को खुद मुख्तार करना पड़ेगा। सदाकत साहब, आप लोगों, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है सदाकत साहब, तो आप लोगों ने असेंबलियां तहलील करने का भी फैसला किया हुआ है। आप लोगों ने ये भी ऑप्शन रखी हुई है कि हम इस्तीफे भी दे देंगे अगर कोई मानेगा नहीं। तो क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? क्योंकि रियल टाइम इशू तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं और उस पर भी मेरा ख्याल से इत्तेफाक राय नहीं हो रहा। देखिए ना, हमें सूट करता है कि ये इस तरह ये एक्सपोज होते रहे और ये सारे गंदे गंदे काम करते रहे और हमारा पॉलिटिकल कैपिटल बढ़ता रहे और इनका पॉलिटिकल कैपिटल एग्जॉस्ट हो। आज मुस्लिम लीग नून के MNAs MPs के घरों के बच्चे भी इमरान खान के बयानिए से कन्विंस है, क्योंकि ये जो कुछ कर रहे हैं सबको पता है। लेकिन हम समझते हैं कि ये नालायक, निकम्मे और करप्ट लोगों ने ना सिर्फ अली गौहर साहब, बल्कि पूरी मईशत को डुबो करके रख दिया। मुल्क इतना तेजी से ग्रो कर रहा था, तेजी से ग्रो कर रहा था, मुल्क ठीक चल रहा था। इन्होंने पिछले 4.5 महीनों में मुल्क को डुबो दिया। लिहाजा हम समझते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। ये देख रहे बीबी, ये देख रहे आप इनका बाइक बंद करें, ये तरीका नहीं है। ठीक है अली गौहर साहब, लेट हिम कंप्लीट। अली गौहर साहब, मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। वो भी पाकिस्तानी कौम ने देखा। अली गौहर साहब, क्या बात है मुल्क में, ये तो डंगरों की तरह, ये तो कोई तरीका नहीं, ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि आप दरमियान में। मैं समझ रहा हूँ कि ठीक है, मरियम जैसी करप्ट नहीं आपकी तरफ ही आऊंगी। मरियम बोरा जिसने कहा था कि मेरी लंदन में, तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है? आज वो बेशर्मी से वहां बैठी है, लंदन फ्लैट में चुप से बैठा। आप यकीन कीजिए कि ऐसे ना देखने वालों को समझ आएगा ना सुनने वालों को आएगा। मैं प्लीज अली गौहर साहब आपकी तरफ आऊंगी। इनका बाल बाल चोरी में डूबा हुआ है। ठीक है अली गौहर साहब, अपना वर्डिक्ट दीजिएगा। पाकिस्तान को हड़प कर गए, पाकिस्तान को। इनको फरक गुज्जर पे बड़ा एतराज है, इनको उस चोर पे एतराज नहीं है जो मुल्क के पैसे लूट के आज एवरफील्ड फ्लैट में बैठा है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, मैं इस तरह मैं बात नहीं कर सकता। ठीक है अली गौहर साहब, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अली गौहर साहब प्लीज थोड़ा सा माहौल बेहतर होने दीजिए। आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा। सदाकत साहब इंटरप्ट नहीं करेंगे, सदाकत साहब को बोलने दीजिएगा। सदाकत साहब, ये नवाज शरीफ जैसे चोर का, करप्ट आदमी का यहाँ तर्जमान आके मुझे बातें सुनाएगा। फर्क होगी से बड़ी फर्क होगी, जो भी है पकड़े आप। सबसे बड़ी इस मुल्क की चोर मरियम है, जो उसी लंदन फ्लैट में, उसी एवरफील्ड फ्लैट में बैठी हुई है। आप क्या बातें कर रहे हैं? आप बर्दाश्त देने वाले करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि मेरी इंटरप्शन भी काम नहीं आ रही। अली गौहर साहब चले, आप ही बता दें। अली गौहर साहब दिखाया जाता है तो अली गौहर साहब देखिए, आप किसी की बात पे बोलेंगे तो कोई आपकी बात में बोलेगा। आप जवाब कंप्लीट कर ले, आप कर ले जवाब कंप्लीट। मैं आपकी तरफ आ गई। नहीं कोई जवाब नहीं है। ये चोर है, नवाज शरीफ चोर है, देखिए बात चोर है, मरियम चोर है। अब ये मरियम जो है वो है जो कहती है कि इमरान न्याजी की बहन ने चोरियां की, उसको किसी ने पूछा। फराह गोगी के जरिए बुशरा बीबी ने पैसे इमरान न्याजी साहब ने एक इदारे को करप्शन की भीड़ चढ़ाया, अपने हमारियों के जरिए पैसे खाए। वो हेलीकॉप्टर केस का क्या बना? ठीक है, मैं अफसोस के साथ बहुत शुक्रिया अली गौहर साहब, सदाकत साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, शिव साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं मजबूर हूँ आज कहने पे कि ये हम लोग एक टेबल पे बात तो बहुत दूर की बात है, हम तो वैसे भी किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं। हम सियासी जमातें आपस में इतनी ज्यादा लड़ रही हैं कि हम लोगों को जो रियल टाइम इशू है उस पर इनको मनाने के लिए बाकायदा प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे। अल्लाह हाफिज।